डिफरेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर वायर। अब स्टार्ट कर दिया, तुमको बोला था पहले ही करने के लिए। रिकॉर्डेड है ना? हाँ साहिल, वो एक पोटेंशियोमीटर वायर है वहां, बुलाओ। मीटर ब्रिज के जस्ट पीछे होगा। मीटर ब्रिज के जस्ट पीछे पोटेंशियोमीटर वायर रखा हुआ है। हाँ, ये देखो पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ये पूरा 1 मीटर लेंथ का है और इसमें देखो कितने वायर कनेक्टेड है। 10 होंगे। इसका मतलब 10 मीटर लेंथ का ये पोटेंशियोमीटर वायर है, देख लो। और ये जो वायर है ये कहीं रस्टिंग नहीं है। तो किस मटेरियल का बना हुआ है बताया था? कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बताया था? जो सबसे इंपॉर्टेंट, लिस्ट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बताया था ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? लो होता है। रेसिस्टिविटी क्या होगा? हाई होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए ये वायर कॉन्स्टेंटेन मैग्नीन का बना हुआ रहता है। अब इसमें 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक का पोटेंशियोमीटर वायर यूज करते हैं। अब इसमें जो नॉब लगे इसी में सर्किट का कनेक्शन होगा, वो हम स्क्रीन पे आपको बताएंगे। तो पोटेंशियोमीटर वायर ऐसा ही होता है, ठीक। अब इसमें एक एक पार्ट को क्लियरली समझेंगे। सबसे पहला, पोटेंशियोमीटर वायर का प्रिंसिपल क्या है, किस पर बेस्ड है? हम इसको एक आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं, इसलिए ये किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं करता सर्किट में। तो पोटेंशियोमीटर वायर इज अ डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, ठीक। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। हमने लिखा इट एक्ट एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। जो सिंपल वोल्ट मीटर होता है वो करंट ड्रॉ करता है। ये आइडियल इसलिए कहलाता है कि ये किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं करेगा। क्लियर? अब इसका प्रिंसिपल यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यदि कांस्टेंट करंट का फ्लो करा दिया तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक। V इक्वल टू आई आर। रेसिस्टेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंस को लिख देते हैं रो L बाई ए। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट का फ्लो करा दे। बात को समझो, करंट कांस्टेंट है, मटेरियल वही है। तो मटेरियल नेचर ऑफ द, या सिंपली कह सकते हैं कि यहां पर रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो कंपोजिशन ले रहे हैं वो फिक्स है। तो क्या क्या पैरामीटर कांस्टेंट हो गया? आई कांस्टेंट, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, इतने पैरामीटर कांस्टेंट हो गए। तो पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? लेंथ के। इसी पर यह डिपेंड करेगा। और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, डिस्टेंस से यदि किसी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो वो टर्म ग्रेडियंट कहलाता है। इसलिए इसको हम लोग V बाई एल को K और इसका नाम हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब बेसिक प्रिंसिपल यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
इसलिए पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ है वो हम लोग 4 मीटर से 10 मीटर, इसका मतलब जितना ज्यादा लेंथ लेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियोमीटर वायर सेंसिटिव होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सेंसिटिविटी को हमको इंक्रीज करना है तो क्या पहला मेथड होगा? लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे। आपसे कहा जाए 4 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर से 6 मीटर का, 10 मीटर का लिया, तो इसमें कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा? जितना ज्यादा लेंथ होगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। यहां तक आया समझ में क्लियरली? तो यहां पर ये है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लास्टली कंक्लूजन ये निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस एनी लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब रेसिस्टिविटी और एरिया कांस्टेंट और करंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है यहां तक? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब यहां पर एक ग्राफ हमने प्लॉट किया पोटेंशियल और लेंथ के बीच। ग्राफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब V बाई L क्या? स्लोप को बताएगा, और स्लोप का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहां पर आपसे यदि एक क्वेश्चन यहां रेस किया जाए कि ये पोटेंशियल और लेंथ के बीच एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं हम आपसे, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे हम आपको। V और L के बीच में ग्राफ, P पोटेंशियोमीटर वायर, दूसरा वायर Q, दो वायर, दो पोटेंशियोमीटर वायर हैं, एक का ग्राफ, मतलब एक पोटेंशियोमीटर वायर जो P से रिप्रेजेंट हो रहा है उसका ग्राफ VL का ग्राफ है। दूसरा पोटेंशियोमीटर वायर Q जिसका VL का ग्राफ है। दोनों में से कौन पोटेंशियोमीटर वायर ज्यादा सेंसिटिव है? चलिए, किसी का आंसर P, किसी का आंसर Q, दो ही ऑप्शन है। चलिए, आर्यन आप बताएंगे। P होगा, रीजन? चलो, कोई Q बता रहा था? Q? हाँ हाँ, तुम बता रहे थे Q। Q तुम बता रही थी। हमने आपको कहा कि V बाई L स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। हमने कहा कि लेंथ इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियोमीटर वायर ज्यादा सेंसिटिव होगा। इसका मतलब V बाई L का रेशियो, V बाई L का ग्राफ स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। L ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, मींस स्लोप कम होगा। इस बात को कौन कौन समझ गया? हमने कहा कि L ज्यादा है जिस भी पोटेंशियोमीटर वायर का, उसका K लो होगा। तो ग्राफ में स्लोप किसका कम है? ये नहीं समझ पाते हो तो आजकल बारिश भी ठीक से नहीं हो रही है, जो हम कह दे कि चुल्लू भर पानी में डैश डैश डैश। हाँ, अरे बहुत सिंपल है। L के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो पोटेंशियोमीटर वायर ज्यादा सेंसिटिव होगा।
इसका मतलब V बाई L का रेशियो कम होगा, इसका मतलब स्लोप कम होगा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कम होगा। तो θ1 θ2 में कौन सा वैल्यू कम है? θ2। इसका मतलब tan θ2 कम है। इट मींस के किसका कम है? Q का। किसके रेस्पेक्ट में? P के रेस्पेक्ट में। तो जिसका K कम उसका लेंथ ज्यादा, ठीक? ज्यादा लेंथ ज्यादा सेंसिटिव। तो Q इज मोर सेंसिटिव देन P। सिंपल सा आंसर आ गया। यही पोटेंशियोमीटर वायर का प्रिंसिपल है। आ गया समझ में? अब आ जाए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखो फिर से वही बता रहे, ये पोटेंशियोमीटर वायर कितने मीटर का? ऑलरेडी सबको बता दिया, 10 मीटर का। हम यहां पर फिगर में क्या ड्रॉ किए? कितने मीटर का लेंथ लिया? 4 मीटर का। देखो 4 ही मीटर है, ठीक? अब पोटेंशियोमीटर वायर का 2 ही एंड है। देख लो, एक एंड यहां पर, एक एंड यहां, वो ये नॉब टूट गया, तो 2 ही एंड है। अब इस एंड का कनेक्शन कैसे? तो एक एंड ऊपर ए और नीचे बी। पोटेंशियोमीटर वायर के लिए क्या क्या प्रिंसिपल है? करंट कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन। मतलब रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। अब हमको कांस्टेंट करंट का फ्लो कराना है, इसलिए हम पहले ए और बी के बीच में ऐसा सर्किट कनेक्शन करेंगे जिससे उसमें कांस्टेंट करंट का फ्लो हो, ठीक? तो हमने यहां पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया, एमीटर लिया जो कांस्टेंट करंट को मेंटेन करते हुए हमको रीडिंग में दिखाएगा, और एक रिहोस्टेट लिया, टैपिंग की लिया। इन सब को हमने कनेक्ट कर दिया ए बी के थ्रू। अब ये हमको एक कांस्टेंट करंट मेंटेन करके दे देगा। समझ में आई बात? यस नो? इतने डिवाइस से कांस्टेंट करंट का फ्लो, तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो लेट से आए हैं, जो हमेशा लेट रहते हैं, उनके लिए फिर से सिंपल, V इज इक्वल टू आर आई, रेसिस्टेंस रो L बाई ए। हमने कहा यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए कांस्टेंट, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, और I को कांस्टेंट फ्लो करा दिया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब हमको पोटेंशियल मेजर करना है। पोटेंशियोमीटर वायर का मतलब ही पोटेंशियल मेजर करना है। तो पोटेंशियोमीटर वायर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और वोल्ट मीटर भी करता है। वोल्ट मीटर करंट को ड्रॉ करता है, पोटेंशियोमीटर वायर करंट को ड्रॉ नहीं करता, इसलिए पोटेंशियोमीटर वायर को हम आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। तो हमारा पर्पस भी है कि यहां पर हम ईएमएफ को, रेजिस्टेंस को, ये सब का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहला हमारा पर्पस है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ईएमएफ को कैसे कंपेयर करते हैं, यही हम लोग का पर्पस है। तो यहां पर कांस्टेंट करंट का फ्लो करा दिया, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसके बाद एक, वहां देखो वो जो V लिखा वो इनफैक्ट वो गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी ऐसा ही होता है बिल्कुल, और ये जॉकी इस वायर के ऊपर स्लाइड होता रहेगा। हम इसके ऊपर स्लाइड करते रहेंगे, तब तक स्लाइड करते रहेंगे जब तक कि जो V लिखा है इनफैक्ट वो गैल्वेनोमीटर है, उसमें डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए।
जब डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो वो लेंथ को हम लोग मेजर कर लेंगे और उसी से हमारा ईएमएफ का कंपैरिजन होगा। तो बेसिक सर्किट डायग्राम यही है। ठीक, अब यहां पर जो लेंथ है वो ए से जे, उसको हमने एल सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया, वही हमको फाइंड करना है। ठीक, कि जैसे इंसर्ट किया देख लीजिए, करंट का फ्लो और जॉकी को स्लाइड करके एल का वैल्यू फाइंड कर लिया। आ गया समझ में यहां तक, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए हमने लिखा भी है कंस्ट्रक्शन में क्या, ए बी वार कितना लेंथ है, 4 से 10 होता, हमने 4 मीटर का लिया। ठीक, रेसिस्टिविटी उस मटेरियल का हाई, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्योंकि वो कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का बना हुआ है। ठीक, हमने लिखा द एंड्स ऑफ द वायर ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड रियोस्टेट RH. A jockey can slide along the length of the wire, जिससे कि हम लोगों को गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। क्लियर, आ गया यहां तक समझ में, कोई डाउट? अब आ जाए क्या पर्पस है हम लोगों का, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। ठीक, सर्किट तो ये फिक्स हो गया। अब ऐसा क्यों बना, अब है क्यों ऐसा बना, अरे बोलो जल्दी से, ये सर्किट डायग्राम में इतना सर्किट क्यों बनाया? अरे कांस्टेंट करंट को फ्लो कराने के लिए इतना तामझाम किया है। जैसे तुम शादी में जाते हो तो तामझाम करके जाते हो, हैं? नहीं, अच्छा, अगर नहीं जाते हो तुम अपने उसमें जाओगे कि नहीं? कल कोई बात नहीं, यस को भेज देना। चलो हाँ, अब ईएमएफ का कंपैरिजन, मान लो 2 सेल है, मार्केट से हम परचेस करके लाए। इनफैक्ट हम लोग जो यूज करते हैं प्राइमरी सेल, नॉट सेकेंडरी सेल, उसके ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। तो लैबोरेटरी में लेक्लांचे सेल और डैनियल सेल यूज किया जाता है, लेकिन शॉर्टकट तरीका हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक कंपनी निपो का ले लिया, एक ड्यूरासेल का ले लिया। निपो भी क्लेम करता है कि भाई मेरा एक सेल है 1.5 वोल्ट का, ड्यूरासेल वाला भी लिखता है 1.5 वोल्ट। ठीक, तो निप्पो वाला अमित याद रखेगा, उसको पसंद है, हाँ, गोविंदा का फैन है वो। हाँ, तो वो ईएमएफ E1 है। देखो अमित तुम्हारा आ गया, हाँ, तो वो ईएमएफ E1 है। ठीक, ईएमएफ को हम लोग कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ। ठीक, कर दिया, ध्यान दो। ठीक, यहां से की को टैपिंग, की को इंसर्ट किया, करंट का फ्लो हुआ और फाइनली जॉकी को स्लाइड करते हुए हम जब J1 पॉइंट तक गए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया। वो लेंथ हम लोगों ने मेजर कर लिया, उस लेंथ को हम L1 मान लेंगे। समझ में आया? निपो वाला काम हो गया। ठीक, दूसरा तो L1 आ गया। ठीक, दूसरा E2, अब डैनियल सेल, अब ये किसका है, यस का है। ठीक, तो यस का E2, चलो यहां भी जॉकी को स्लाइड किया और वो पॉइंट क्या आ गया, J2 आ गया। देखो डॉटेड लाइन से, ध्यान दो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। नहीं, बारिश का मौसम में थोड़ा लेट भी आया, तो बारिश हो रही है, ठीक, कोई बात कोई बात, थोड़ा रिपीट कर देते हैं, नहीं तो फिर पैसा सब बराबर देता है ना। अच्छा याद आ गया तुम लोगों से तो कि कमिटमेंट लेटर लेना है, जुलाई आ गया ना। हाँ,
अब डिक्लेरेशन पे साइन करवाएंगे, ये मंथ लास्ट है ना। हाँ हाँ, याद आ गया, हम तो भूल ही गए थे। हाँ। चलो देखो ध्यान से, रिपीट कर रहे, पोटेंशियोमीटर वार, ये एकदम प्रैक्टिकल है। इसमें जितना कैजुअल होके पढ़ोगे उतना आसानी से समझ में आएगा। पोटेंशियोमीटर वायर नाम के अकॉर्डिंग बना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता, फिर से पूरी चीजों को रिकॉल करते हुए, ये किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए इसको आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। अब ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ऐसा होता है, ये सामने रखा हुआ है, ये 10 मीटर का ये वायर टोटल। ठीक, इसके दो नॉब है, एक ये और यहां एक। इसी के ऊपर हम जॉकी को स्लाइड करके सिंपली ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और बेसिक सर्किट डायग्राम क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सिंपली ये 10 मीटर था, हम 4 मीटर ले रहे हैं। 10 मीटर ड्रॉ करने में बड़ा भारी हो रहा था, इसलिए हमने 4 ही मीटर बनाया। अब हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग ओम्स लॉ को यूज करते हैं। तो V इज इक्वल टू आर आई हम लिख रहे हैं, तो यहां पर रेसिस्टेंस को लिखते हैं रो एल बाई ए। अब ये जो वायर है, ये बना हुआ है कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन का, तो इसका एक यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कंपोजिशन होगा। इसका मतलब रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, और करंट को भी हम कांस्टेंट कर दें तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा पोटेंशियोमीटर वायर सेंसिटिव होगा। हम 4 मीटर ले रहे हैं, तो अब हमारे पास ये जो वायर है, इसका एरिया और इसका रेसिस्टिविटी तो फिक्स हो गया भाई। अब हमारा पर्पस है करंट को कांस्टेंट मेंटेन करना। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, करंट कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए यहां पर इसके एक क्रॉस, ए बी के क्रॉस एक ईएमएफ, एक एमीटर जो कांस्टेंट रीडिंग देगा, रिहोस्टेट और की, इसको कनेक्ट कर दिया ए बी के थ्रू, और एक कांस्टेंट करंट को मेंटेन करेगा। और यहां पर हमको पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर जॉकी को स्लाइड करना होगा, और जिससे हमको एक बैलेंस पॉइंट मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। यही हम लोगों का पर्पस है। अब इस पर्पस के लिए हम लोग सिंपली आते यहां पर ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो अब ये कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट बना लिया। अब हम मार्केट से 2 बैटरी 2 सेल परचेज करके लाते हैं, इनफैक्ट सेल ही कहते हैं, बैटरी नहीं, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बैटरी कहलाता है। तो एक मान लो एग्जांपल दिया कि निपो का सेल है, E1 ईएमएफ है, और एक ड्यूरासेल का जिसका ईएमएफ E2 है। अब E1 को हमने कनेक्ट किया जॉकी के साथ और स्लाइड किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया, वो लेंथ हमने L1 मेजर कर लिया। ये हो गया हमारा निपो वाला काम। और दूसरा है ड्यूरासेल E2, इसको जब स्लाइड किया तो J2 मिला, उसके लेंथ को हम L2 मान लेंगे। L1 और L2 हमको मिल गया, और इससे ईएमएफ का कंपैरिजन होगा। ठीक, यही हमने बैलेंस पॉइंट को बताया। अब ये हमने ऐसे वैल्यू लिखा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको आसानी से बताते हैं। पूरे वायर ए बी का लेंथ 4 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है, और हमको ए से J1 का रेजिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालेंगे?
ध्यान दो, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे वन मीन्स टोटल रेजिस्टेंस बाई टोटल लेंथ। ध्यान दो यहां पर, तो लेंथ किसका, ए जे वन लिख सकते हैं। आर बाई एल फिक्स है, टोटल रेजिस्टेंस मतलब पूरा ए बी वार और लेंथ पूरा ए बी, तो ये क्वांटिटी फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं, इसको हम एक्स मान लें। ये क्या दिया बैलेंस रीडिंग L1। चलो रेजिस्टेंस ए जे टू बताओ, वैसे ही टोटल रेजिस्टेंस बाई टोटल लेंथ और लेंथ ऑफ ए जे टू, ये XL2 हो गया, मिल गया। चलिए ईएमएफ क्या होता भाई, E1 इज इक्वल टू I, ठीक, और R किसका, AJ1। करंट तो कांस्टेंट मेंटेन कर लिया, अब ये वैल्यू क्या है, IXL1। चलो E2 फिर से बताओ क्या लिखेंगे, IRAJ2 IXL2, दोनों को डिवाइड कर दो, E1 बाई E2 क्या बनेगा, L1 बाई L2। मान लो एक का बैलेंसिंग लेंथ 100 आता और दूसरे का भी 100 आता, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। इसका मतलब निप्पो ने क्लेम किया 1.5 वोल्ट और ड्यूरासेल ने भी क्लेम किया 1.5, दोनों का एफिशिएंसी सेम। निप्पो वाले का 1.2 आता और ड्यूरासेल वाले का मान लो 1.5, तो L1 बाई L2 का रेशियो लेस देन 1 आता। पता चल जाएगा कि गोविंदा वाला सेल अच्छा है या ड्यूरासेल का ऐड कौन करता, राहुल द्रविड़। हाँ, दोनों में से किसका अच्छा है, हाँ? चलो कोई बात नहीं, राम गणेश ही ऐड करता मान के चलते। समझ में आ गया बेसिक प्रिंसिपल क्या रहा, जल्दी से बताओ। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। क्लियर है 100%। चलिए एक बार देख ले इसको, तो यहां पर E1 और E2, हमारा E1 बाई E2 का रेशियो L1 बाई L2 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि यहां पर एक पोटेंशियोमीटर वार है, एक स्टैंडर्ड सेल 5 वोल्ट का है, ये पूरा पोटेंशियोमीटर वार, ये पूरा ए बी, हम पूरे 4 मीटर 10 मीटर को ए बी बना दिए। अब उसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया और नीचे 2 सेल लगा दिया E1 E2। ठीक, पोटेंशियोमीटर वार का लेंथ कितना है भाई, 5 मीटर। ठीक, 2 प्राइमरी सेल है जिसका ईएमएफ E1 और E2 है। अब यहां पर कहता है कि पहला कंडीशन में सेम पोलैरिटी और दूसरे कंडीशन में अपोजिट पोलैरिटी। बैलेंसिंग लेंथ आर फाउंड टू बी 350 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। फाइंड E1 एंड E2। जल्दी से कॉपी निकालिए, देखिए इजीली सॉल्व होगा। सबसे पहले भी क्या हमने सिखाया, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक, ध्यान से एकदम बनेगा। E1 बाई E2 इज इक्वल टू, हमने आपको बताया L1 बाई L2 मीन्स ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहले वाले कंडीशन में सेम पोलैरिटी होगा तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा,
ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पढ़ा रखा था। ये सेम पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक का ईएमएफ E1, दूसरे का E2। बताओ जल्दी से। E1 माइनस E2। गुड। पहला कंडीशन में ये आ गया। दूसरे कंडीशन में क्या होगा? अपोजिट पोलैरिटी मींस जैसा कंडीशन दे रखा है E1 प्लस E2। ठीक। अब E1 माइनस E2 के लिए कितना लेंथ है? 350। इसके लिए कितना लेंथ है? 50। दोनों को डिवाइड कर दो। E1 बाई E2 का, E1 और E2 का वैल्यू निकाल। देखो जल्दी से। आर्यन कैलकुलेट करो। अरे दोनों को डिवाइड करो यार। कर रहे जैसे लग रहा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कितना है रेशियो? E1 और E2 का वैल्यू नहीं आएगा। कितना आया? कैसे तुम्हारा 2 वोल्ट आ गया? हाँ, रेशियो कितना आया? टू इस टू वन आ रहा है तुम्हारा। साहिल तुम्हारा। और किसी का कोई कैलकुलेशन नहीं। कितना सिंपल है, रेशियो नहीं निकाल पा रहे हो। किसी का नहीं आया। -4/3 आ रहा रेशियो। तो उसको सॉल्व करोगे किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में तो E1 और E2 का वैल्यू नहीं निकलेगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ। तो लेंथ क्या चीज में दे रखा है? सेंटीमीटर।
तो मीटर में क्या आ गया, 2 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 वोल्ट, यहां पर रेजिस्टेंस 15 ओम, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर, और नीचे सर्किट में ये कनेक्शन 1.5, 1.2, 0.3 गैल्वेनोमीटर। अब कहता है कि पूरे वायर का लेंथ देखो कितना है, 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। हमको लेंथ क्या फाइंड करना है, ओ ए, कहां पर बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है। तो सबसे पहला काम, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे पहला काम नीचे वाला सर्किट जो है उस सर्किट को अलग ड्रॉ करो और उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। तो ऊपर वाला सर्किट को अलग ड्रॉ करेंगे तो इजीली सॉल्व होगा। ध्यान दो, ये ऊपर वाला सर्किट है, ये ए बी है, इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस दे रखा 10 ओम और ये 15 ओम, इसका ईएमएफ 2 वोल्ट। इसमें कितने करंट का फ्लो है, तो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस कितने आ गया भाई, बोलो जल्दी से, अरे बोलो तो सही। टोटल ईएमएफ कितना, 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस 25। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस क्या मिला, 2/25 इंटू रेजिस्टेंस 10, 20/25, 0.8 वोल्ट आ गया। ध्यान दो, अब इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल बाय लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी 0.8 डिवाइड बाई ए बी का लेंथ कितना दे रखा है 1, इसका मतलब ये 0.8 वोल्ट पर मीटर आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया। अब नीचे वाला जो सर्किट है, ये सर्किट में ये 1.5 वोल्ट, ये 1.2 ओम है और नीचे 0.3 ओम। ठीक, ध्यान से, इससे आप करंट का वैल्यू निकालिए, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालिए, इसका नाम सीडी मान लो कर दे, तो पोटेंशियल अक्रॉस सीडी, करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.3 वोल्ट आ गया। इसका मतलब गौर से देखिए, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल मिला 0.3 वोल्ट, और ये पूरा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 0.8 वोल्ट पर मीटर। दोनों का पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। तो पहले वाले का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना 0.8, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होना चाहिए 0.3 बाई लेंथ, लेंथ कौन सा भाई AO। अब L लेंथ जो है वो AO, वही वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। लेंथ AO का वैल्यू कितना आ गया 0.3 बाई 0.8, देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट कर, 0.37 आ गया, 0.37 आ गया एग्जैक्टली। आप देखो आगे कितना तक आएगा 0.375 मीटर आया, इट मींस 37.5 सेंटीमीटर। इतना ये लेंथ देगा तभी दोनों का पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होगा। अब देखते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा, चेक करते हैं। 37.5 सेंटीमीटर।
आया समझ में? ऐसा ही पोटेंशियोमीटर वार है, कहा तो अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिया आपने। और एक क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कहलाता है पोटेंशियोमीटर वार का। चलिए, तो इस प्रकार से ये भी पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया। कल का काम है होमवर्क। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बुक लेके आएंगे आप। जब तक एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। समझ में आ गया? कल के क्लास में एनसीईआरटी का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? और एक दो बातें, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, उसके बाद बात कर ले।